नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही अहम मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और मुद्दे का जो संबंध है वो जुड़ता है चंद्रमा से, यानी कि मून से। कहा यह जा रहा है कि चांद पर मंडरा रहा है खतरा, और ये कौन कह रहा है? तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट जो फंड है WMF, इसी ने 25 इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में अब चंद्रमा को शामिल कर लिया है। तो क्या चांद पर कोई बड़ा खतरा आने वाला है? और ये जो सवाल है अब ये खड़ा हो चुका है, और इसी सवाल के खड़े होते ही पूरी दुनिया में देखें तो हड़कंप मच गया है कि आखिर चांद पर कौन सा खतरा मंडराने वाला है या कौन सी कहें गंभीर समस्या आने वाली है। इसकी चर्चा इसलिए भी आई है क्योंकि जब से चांद के खतरे में विरासत स्थलों की सूची में इसको जोड़ा गया है, तब से ये जो चर्चा है ये पूरे देश दुनिया में होने लगी है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर ये न्यूज क्या है जिसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि चांद पर आने वाला है कोई बड़ा खतरा। आखिर ऐसा क्या हो गया है, और जो WMF है उसने ऐसी आशंका क्यों जताई है, और क्यों अपने सांस्कृतिक धरोहर की जो सूची है उसमें चंद्रमा को शामिल किया है। इसके अलावा इस लिस्ट में WMF ने दुनिया के और कौन से जो स्थल हैं उनको शामिल किया है, और इसके अलावा चांद से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर क्यों चांद पर मंडरा रहा है खतरा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और WMF ने, जो कि वर्ल्ड मॉन्यूमेंट जो फंड है, इसने अपने 25 जो इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स है उस लिस्ट में आखिर चांद को क्यों शामिल किया है। तो न्यूज़ पहले देखते हैं। न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूज़ प्रकाशित हुई है, आप देख सकते हैं। मून एडेड टू लिस्ट थ्रेटेंड कल्चरल साइट्स, माउंटिंग रिस्क एमडेस्ट एक्सलरेटिंग लूनार एक्टिविटीज से WMF चीफ। ये WMF के जो चीफ हैं उनकी ये कही गई बात है, और उनका यही मानना है कि जो MF है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट जो फंड है, इसने इस साल के सांस्कृतिक धरोहरों की जो सूची है उसमें अब चांद को शामिल कर लिया है। अंतरिक्ष में बढ़ती जो एक्टिविटीज़ हैं, जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के कारण कहीं न कहीं चांद को नुकसान पहुंचने की आशंका इस संस्था ने जताई है। तो यही न्यूज़ है। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो चंद्रमा को जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड है इसकी 25 इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, और ये पहली बार है कि जब पृथ्वी से बाहर किसी हेरिटेज साइट्स को इस लिस्ट में शामिल किया गया। इस कारण से भी ये जो बात है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। चंद्रमा पर देखें तो इस समय जो 90 साइट्स हैं उनके लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी हो सकती है, और इस लिस्ट में कहीं ना कहीं चंद्रमा का नाम शामिल करने के पीछे जो सबसे मूलभूत कारण है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो है वहाँ पर बढ़ती कमर्शियल वैज्ञानिक एक्टिविटी, जिसके चलते वहाँ पर नुकसान हो रहा है। और विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि चांद की सतह पर फैले जो महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उनको अब नुकसान पहुंच सकता है। इसमें जो ट्रैक्विलिटी जो बेस है, जहां नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार वहां पर कदम रखा था, उसे सबसे ज़्यादा जोखिम या संकट होने की समस्या है। तो ऐसी बात कही जा रही है, और इस कारण से ये जो मसला है कहीं ना कहीं चर्चा में है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो WMF है, जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट जो फंड है, इसकी जो लिस्ट जारी की गई है ये चर्चा में है। इसमें क्या शामिल है, थोड़ा सा इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, समूह की एक विज्ञप्ति के अनुसार जो नए अंतरिक्ष युग की शुरुआत है, चंद्रमा पर जो मानवता की मौजूदगी है उससे संबंधित 90 से अधिक ऐतिहासिक चंद्र स्थल हैं। उनकी मेजबानी के कारण कहीं ना कहीं जो फंड है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट जो फंड है, इसने अपनी 2025 की जो वॉच लिस्ट है उसमें चंद्रमा को शामिल किया है, और इन स्थलों में जो ट्रैक्विलिटी बेस है उसे भी शामिल किया गया, जहां पर पहली बार मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा था। और फंड का ये भी कहना है कि लैंडिंग जो साइट्स है वो अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग के जो बूट प्रिंट्स हैं उसके साथ साथ अपोलो 11 मिशन की जो 100 से अधिक अन्य कलाकृतियां हैं वो कहीं ना कहीं संरक्षित वहां पर
करनी है। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें तो जो WMF है, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव जो बेनेडिक्ट हैं, इन्होंने इस पूरे मसले में क्या कहा, तो इनका ये कहना था कि अंतरिक्ष में बढ़ता जो पर्यटन है, जो स्पेस टूरिज्म है, जो आज उभर रहा है काफ़ी तेज़ी से, और जो दुनिया के अलग अलग देशों के द्वारा जो मिशन संचालित किए जा रहे हैं, इनकी जो बढ़ती संख्या है, इस दोनों के कारण कहीं न कहीं चाँद पर मानवता से जुड़े हुए जो विरासत के स्थल हैं, उनको कहीं न कहीं अब नुकसान हो सकता है। और इसी कारण से मानवता की धरोहर को बचाने की अपील इनके द्वारा कही गई है। विशेषज्ञ इसे संरक्षित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने की बात कह रहे हैं। चंद्रमा को तेजी से बढ़ती मून एक्टिविटी के चलते इस लिस्ट में जोड़ा गया है, और उनके अनुसार, यानी जो बेनेडिक्ट हैं, जो कि इसके एग्जीक्यूटिव चीफ हैं, उनका ये कहना है कि इन गतिविधियों में प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल की कमी के कारण चंद्रमा के जो हेरिटेज साइट्स हैं, उनको गंभीर खतरा है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो चंद्रमा पर मानव और रोबोटिक्स जो एक्टिविटी है वो लगातार बढ़ रही हैं, और इस कारण से देखें तो नासा का जो आर्टेमिस जो प्रोग्राम 2025 है, वो क्या है कि कहीं न कहीं चंद्रमा पर एक स्टेबल बेस बनाने की योजना पर काम कर रहा है। तो ऐसे जो मिशन है, कहीं न कहीं यहाँ पर जो भी धरोहर के स्थल हैं, उनको संकट में डाल सकते हैं। ये बात कही गई है इस WMF की जो चीफ एग्जीक्यूटिव बेनेडिक्ट हैं। इसके अलावा देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि चाँद पर बढ़ रहा है तेजी से खतरा, ये कहीं न कहीं उसी से जुड़ा हुआ है कि क्योंकि मानवता की धरोहर को बचाने की जो अपील है वो बेनेडिक्ट ने की है, और चाँद पर छोड़े गए जो भी ऐतिहासिक वस्त्र हैं, जो कैमरे हैं, जो डिस्क हैं, या इंसान से जुड़ी हुई जो भी धरोहरें हैं, उन्हें संरक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण है, और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं न कहीं बचाया जाना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। जैसे अगर बात करें उदाहरण के तौर पे, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो मुख्य रूप से अंतरिक्ष यात्री जो आर्मस्ट्रांग थे, जो एल्ड्रिन थे, इनकी तरफ से चंद्रमा पर छोड़ी गई कई सारी जो स्मारक डिस्क हैं और सैकड़ों अन्य जो वस्तुएं हैं, वो आज कहीं न कहीं विरासत का प्रतीक हैं, और इसी कारण से उनके संरक्षण की बात कही जा रही है। तो इस कारण से भी ये कहीं न कहीं चर्चा में है। लेकिन पर्याप्त जो संरक्षण प्रोटोकॉल है, उसके बिना की जा रही जो चंद्र गतिविधियां हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक तरह से समस्या का कारण है, और इसी बीच उन्हें बढ़ती मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। यानी कि वहाँ पर जो भी धरोहर के स्थल हैं, उनके सामने संकट है। ये जो WMF फंड है, इसने 1996 में अपनी पहली वॉच लिस्ट लॉन्च की थी। तब से इसने लगभग 350 जो वॉच साइट्स हैं, उन परियोजनाओं पर $120 मिलियन से अधिक का कंट्रीब्यूशन किया है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। यही नहीं, दृश्यता के साथ ये जो साइट्स हैं, इनको अतिरिक्त $300 मिलियन का उत्पादन प्राप्त ये करता है। अन्य साइटें हैं जैसे जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक पर्यटन, प्राकृतिक आपदाओं और संघर्ष जैसी जो कई सारी चुनौतियां हैं, वो उसका ये सामना कर रही हैं। तो ये हमने देख लिया। इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि जो WMF है, इस सूची में कौन कौन से मुख्य जो दुनिया के प्लेसेस हैं उनको शामिल किया गया। तो देखिए, यूक्रेन और गाजा जैसे जो संघर्ष वाले क्षेत्र हैं या जो जलवायु संकट के खतरे में हैं, उनको खास तौर पे इसमें जगह दी गई। जैसे अफ्रीका के जो स्वाहिल तट है, जिसमें केनिया के लामू, ओल्ड टाउन, फोर्ट जीसस जैसी जो जगह हैं, उन्हें शामिल किया गया है। मोजाम्बिक जो द्वीप है, जो कहीं ना कहीं तटीय कटाव के खतरे में है, उसको भी सूचीबद्ध किया गया है। WMF ने इजराइल के साथ चल रहे युद्ध के कारण जो गाजा क्षेत्र है, इसके ऐतिहासिक शहरी ढांचे की तबाही पर भी खास तौर पे प्रकाश डाला है। कुछ स्थलों को टिकाऊ पर्यटन से लाभ उठाने की उनकी जो क्षमता है, उसके कारण शामिल किया गया है इस लिस्ट में। जैसे अल्बानिया में ड्रीनो जो घाटी है, उसके रूढ़िवादी जो मठ हैं, उन पर प्रकाश डाला गया है। अन्य भी स्थान हैं जैसे भीड़ भाड़ वाले जो जगह हैं, जैसे कि मेजिसान और युगांग में चीन के बौद्ध जो ग्रोटो स्थल हैं, उन्हें संरक्षण के बारे में खास तौर पे इसमें चिंता जाहिर की गई है। खास तौर पे जो हमने बात की गाजा की, तो इस साल की लिस्ट में शामिल होने वाला जो गाजा है, गाजा का ऐतिहासिक जो ढांचा है,
ये इस पट्टी में इजराइल के युद्ध के साथ साथ क्षेत्र की जो सांस्कृतिक मस्जिदें हैं, जो चर्च हैं, इनके ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, उनको इस लिस्ट में खास तौर पे जगह दी गई है। इसके अलावा इस लिस्ट में कीव का जो टीचर हाउस है वो भी शामिल है, जो एक भारी क्षतिग्रस्त और पूर्व जो विधायी सीट है वो है, जो कहीं ना कहीं यूक्रेन में जो अलग अलग समुदाय हैं, जो विरासतें हैं, उन पर रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव से कहीं ना कहीं वो संकट में दिख रही हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं जिनको इस लिस्ट में जगह दी गई है और ख़ास तौर पे चिंता जताई गई है, क्योंकि स्पेसएक्स और आर्टेमिस जैसे जो मिशन हैं अब वो चंद्रमा पर 2025 तक संचालित होने वाले हैं, तो उनसे भी संभावित जो खतरे हो सकते हैं उन पर भी खास तौर पे ये जो लिस्ट आई है इसमें चर्चा किया गया है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में भी देख लेते हैं। चंद्रमा से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें अगर देखें तो चंद्रमा धरती के साथ जन्मा है या फिर उसके बाद इसकी उत्पत्ति हुई है, ये बड़ा ही एक गंभीर विषय है। चांद कैसे बना है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए 60 के दशक में दुनिया भर में बड़े स्तर पे प्रयास किए गए। कहीं ना कहीं 1967 में चांद को जानने के लिए नासा ने अपोलो जो उसका मिशन था उसे शुरू किया था और अंतरिक्ष यात्री चांद से चट्टान के टुकड़े धरती पर लाने में सफल हुए थे। रिसर्च में ये पता चला था कि 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी और थिया ग्रह के बीच में एक टक्कर हुई थी और उसी टक्कर से इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा पैदा हुई कि पत्थर पिघल गए और इससे गर्म गैस और भारी मलबा भी निकला। यही नहीं, गैस और मलबा अंतरिक्ष में उड़ते हुए धरती के चारों तरफ घूमने लगे और माना यह जाता है कि इससे डिस्क जैसी जो आकृति है वो बनी और यही जो आकृति है कहीं ना कहीं आज उसे हम मून, चंद्रमा या चांद कहते हैं। नासा की इस रिसर्च से पहले चांद के बनने को लेकर कहें तो 3 अलग अलग थ्योरियां थी। पहली जो थ्योरी थी वो कैप्चर थ्योरी थी, जिसके तहत चांद सोलर सिस्टम में देखें तो घूमने वाला एक तारा था, एक स्टार था और एक दिन वो धरती के पास से गुजरा और गुरुत्वाकर्षण बल ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वहीं दूसरी जो थ्योरी है वो है अक्रीशन हाइपोथेसिस। इसमें पृथ्वी के बनने के साथ ही चांद भी बना, ऐसा मान्यता माना जाता है। और फ्यूजन थ्योरी तीसरी है, जिसमें यह कहा जाता है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो उससे कई तरह के जो मटेरियल हैं वो अलग होते हैं, इसी से मिलकर चांद बना है और वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ऐसी बात कही गई है। इसके अलावा देखें तो चांद पर इतने गहरे गड्ढे हैं जिनमें माउंट एवरेस्ट भी समा जाए। 400 साल पहले जो गैलीलियो था उसने टेलीस्कोप बनाया और पहली बार चांद को सही तरीके से देखने का संभव प्रयास किया। उन्होंने ये बताया कि धरती और चांद की जमीन बहुत हद तक एक समान है और चांद पर भी कई सारे पहाड़, घाटियां या इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। ऐसे ही कहें तो नासा ने भी कई सारे रिसर्च किए और उन्होंने चांद की जो आकृति है, जो संरचना है, उस पर कई सारे जो भविष्यवाणियां हैं, जो तथ्य हैं, वो सबके सामने उजागर किए। एक और बात सामने आती है कि चंद्रमा पर हीलियम जैसी जो गैसें हैं लेकिन धरती जैसा वायुमंडल नहीं है। तो इसके बारे में कहा गया है कि 1972 में नासा ने अपोलो मिशन के दौरान चांद पर कहें तो खास तौर पे लूनार एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सपेरिमेंट, जिसे लेस कहा जाता है, ये भेजा था और लेस से ये पता चला कि चांद पर हीलियम, आर्गन, नियान, अमोनिया, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं, इनकी पतली जो लेयर है वो मौजूद है, जिससे वायुमंडल नहीं कहा जा सकता, ऐसा कह सकते हैं कि निष्कर्ष निकाला गया। इसके अलावा देखें तो इसी वजह से कहीं न कहीं चंद्रमा का बेहद हल्का जो गुरुत्वाकर्षण है वो निर्मित होता है, जो कि पृथ्वी के मुकाबले देखें तो 1/6वें हिस्से के बराबर होता है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए देखें तो एक्सोस्फीयर शब्द का इस्तेमाल किया है, जो कहीं न कहीं वायुमंडल के सबसे बाहरी पतले परत को दर्शाता है। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा देखें तो चांद पर गैस की जो मात्रा है इतना कम है कि धरती की तरफ वहां गैस के जो कण हैं वो एक दूसरे से टकराते नहीं है, ये बात कही गई है। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे चांद इतना गर्म है कि इंसानों का वहां बसना मुश्किल है। तो अमेरिका के अपोलो मून मिशन के बाद ये चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि चांद पर जो इंसानी बस्तियां हैं वो बसाई जाएंगी, लेकिन अब
देखें तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। और कहीं ना कहीं नासा के मुताबिक अगर एक प्लान के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा तो वर्ष 2025 में जो नासा का आर्टेमिस 3 मिशन है ये चांद पर भेजा जाएगा और इसमें एस्ट्रोनॉट्स पता लगाएंगे कि चांद पर जीवन की कितनी संभावनाएं हैं। ये इस वर्ष कहीं ना कहीं मिशन यूएसए की जो नासा अंतरिक्ष एजेंसी है वो संचालित करेगी। और अब तक के रिसर्च के मुताबिक चांद पर सूक्ष्मजीव सरवाइव कर सकते हैं, ऐसा निष्कर्ष निकला है। नासा के रिसर्चर जो हैं वो प्रबल सक्सेना की माने तो सूक्ष्मजीव वहां की हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं, ऐसे निष्कर्ष सबके सामने आए हैं। इसके अलावा देखें तो बहुत सारे रिसर्च जो हैं वो चंद्रमा के संदर्भ में किए गए हैं। चांद ना होता तो धरती टिकी ना होती, ऐसे कई सारे कंक्लूजन हैं, कई सारे प्रश्न हैं। इनके भी कहीं न कहीं जो निष्कर्ष हैं वो सबके सामने हैं। जैसे कहा जाता है कि चांद जो है ये धरती का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है और अगर चांद ना होता तो धरती अपनी जगह पर फिक्स नहीं होती, टिकी नहीं होती और चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही धरती अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री के झुकाव पर वो कह सकते हैं कि झुकी हुई है, स्थिर है, रोटेट कर रही है और कहें तो रेवोल्यूशन भी कर रही है। धरती से चांद एक सिल्वर लाइनिंग से लेकर फुल सर्कल में दिखता है, लेकिन असल में वह शेप नहीं बदलता है, ऐसी बात पूरी तरह से सही है। और धरती के चारों तरफ घूमने के दौरान जगह बदलने से उसका जो शेप है वो बदलता है। ये बात अभी तक निष्कर्ष के तौर पे देखने को मिली है। यही नहीं, धरती से चांद का सिर्फ एक हिस्सा दिखता है। पहली बार देखें तो वर्ष 1959 में जब सोवियत यूनियन का जो पहला स्पेस क्राफ्ट है ये चांद की दूसरी तरफ गया था, तब इंसानों ने पहली बार उसका दूसरा हिस्सा देखा था। तो ऐसे कई सारे जो तथ्य हैं जो चंद्रमा के बारे में लगातार रिसर्च के विषय बने हुए हैं और इन पर लगातार रिसर्च जारी भी है। और इसी क्रम में देखें तो जहां यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी नासा 2025 में कई सारे बड़े जो अभियान हैं वो चंद्रमा के लिए भेजने वाली है, उसी के साथ भारत भी कई सारे अपने चंद्र मिशन की तैयारी में लगा हुआ है। तो इस कारण से देखें तो इस समय जो चंद्रमा है वो खास चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।